नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मोदी सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत हो चुकी है। तीसरे टर्म का ऐतिहासिक आगाज हो चुका है और 100 दिन का एजेंडा भी तैयार है, जिसका पहला फैसला आज ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन किए। केंद्र के किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9 करोड़ 3 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की आज पहली बैठक भी की है। पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में जरूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। पीएम ने कहा, चुनाव मोदी के भाषणों में मोहर नहीं है, हर सरकारी कर्मचारी के 10 साल की मेहनत पर मोहर है। सही मायने में भारत सरकार का हर कर्मचारी इस जीत का हकदार है। आपको बता दें कि एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने खुद कहा था कि 10 साल में हमने जो काम किया वो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी आनी बाकी है। और इसी मुद्दे पर आज खास चर्चा करेंगे, क्योंकि आज देख रहे हैं हम मोदी मंत्रिमंडल के कैबिनेट में आज जो विस्तार हुआ है, कैबिनेट को लेकर जिन 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी, उन 71 मंत्रियों को मंत्रालय आज सौंप दिए गए हैं। इसके साथ साथ 100 दिन के एजेंडे में कई सारे बड़े काम जो है वो भी शामिल हैं। और इसको लेकर आपको बता दें कि मंत्रालय का बंटवारा तो हो ही गया, इसके साथ साथ वो बड़े फैसले, वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव, दिल्ली मास्टर प्लान, वक्फ बोर्ड खत्म करना, महिला आरक्षण, ये तमाम बड़े काम हैं और भी कई सारे, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार, तीसरी सरकार काम करने वाली है, जिसको लेकर चर्चा आज करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश शास्त्री जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है। आलोक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाल लिया है। पहली फाइल उन्होंने जो साइन किया है वो किसान सम्मान निधि को लेकर। इसके साथ साथ पहला जो फैसला उन्होंने लिया है प्रधानमंत्री आवास को लेकर, 3 करोड़ नए घर दिए जाएंगे। इसको लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। देखिए, ऐसा है कि जो वादे हमने चुनाव के दौरान किए हैं जनता से और हमारे मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए गए हैं, उन्हीं के अनुरूप सरकार का ये पहला कदम है। और माननीय मोदी जी की तो ये पहचान है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने आज वो करके दिखाया है कि सबसे पहला जो निर्णय उन्होंने लिया है वो किसान हित में लिया है। और दूसरा निर्णय उन्होंने लिया है आम लोगों के लिए कि भाई जिनके पास घर नहीं हो उनको घर मिलना चाहिए। और ये वादा हमने चुनाव में किया है, अपने मैनिफेस्टो में किया है, तो उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया है। और बाकी जो भी हमारे वादे हैं, जो भी हमारी बातें हैं, जो हमने मैनिफेस्टो में कहा है, उन सबको हम बारी बारी से पूरा करने का काम करें। ठीक है। वेद प्रकाश शास्त्री जी, आज अहम फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं और इसी के साथ चलिए वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जो मंत्रिमंडल में 71 मंत्रियों ने शपथ ली है, उनको आज हम देख रहे हैं मंत्रालय भी सौंप दिए गए हैं, कुछ के नाम भी सामने आ गए हैं। एक बार आपको नाम भी बता दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पहले की तरह जो मंत्रालय उनके पास था वही है। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय, निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय, एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय। तो ये जो तमाम नाम है, इनके जो मंत्रालय सामने आए हैं वो पहले से थे। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया है। इसको लेकर भी आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज कार्यभार संभाला है और पहले दिन में जो उन्होंने 2 अहम फैसले लिए हैं, किसानों को लेकर और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए इसका जी, मंत्रिमंडल का आज विभागों का बंटवारा हो गया, और तो उसमें जितने भी अगर देखा जाए तो जितने भी वरिष्ठ मंत्री बने हैं, जिन लोगों ने शपथ ली थी, उनमें जो विभाग दिए गए उनको वही पुराने वाले विभाग दिए गए, उसमें कुछ नयापन नहीं है। जो कुछ नहीं, जिन लोगों को शपथ में शामिल किया गया या जो जीत के आए उनको मंत्री नहीं बनाया, या जो हार गए वो रह गए, तो उनके विभागों को जरूर जो नए लोग शामिल हुए उनको दिया गया। तो बहुत ज्यादा उसमें विभागों में कोई अंतर नहीं आया है। जाहिर सी बात है
कि हाँ, चूंकि इस बार सहयोगी दल भी है और यही कारण है कि आज इस उन्होंने विभागों का बंटवारा होने के बाद 2 योजनाएं जो थी उसको उन्होंने शुरू कर दिया, किसानों का और आवास का। तो ठीक है, जनता को सरकार है, जनता को राहत देना चाहिए, जनता के लिए काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अभी अन्य फिर चुनाव होगा कई प्रदेशों में, तो अच्छी चीजें हैं, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। लोग उम्मीद भी करते हैं सरकार से कि सरकार किसी की भी आए वो जनता के हित में काम करे। तो सरकार ने भी इस चीज को समझा और सरकार बनते ही, गठन होते ही, विभागों का बंटवारा होते ही उन्होंने 2 योजनाओं को लागू कर दिया। तो ये एक अच्छा संकेत है उन्होंने दिया कि हम काम करने आए हैं और काम की शुरुआत हमने पहले दिन से ही की। तो जिस तरह से मोदी जी काम करते हैं तो उससे लग रहा है कि वो उनकी इस बार जो एक रणनीति कुछ अलग होगी, कुछ काम को लेकर के होगी, लोगों को ये दिखाने की होगी कि हम जो जो कह के आए, जो हमारे वचन थे, जो हमारा मैनिफेस्टो था, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं या कुछ ऐसे वादे भी हैं जिसको लेकर के सहयोगी दलों के साथ में बैठेंगे, कैसे होगा पूरा, जिससे अभी आपने जो चर्चा किया था कि तो उसको लेकर के कि वन नेशन वन चुनाव, ये सब चीजें, तो उसके लिए जरूर थोड़ा सा समय मुझको लगता है कि अभी लगेगा। और प्रधानमंत्री जी भी उसमें समय लेंगे कि जो आपस में जो मंत्रिमंडल है उसके साथ एक कोर कमेटी जो है उनकी वो बैठे, कैसे उसको लागू किया जाए, उसमें क्या समस्या है, किसको फायदा होगा, चाहे मुस्लिम आरक्षण का मामला हो। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं उसको लेकर के सरकार गंभीर है और सरकार उसको लेकर के जो भी उनके बातें हैं उसको पूरा करने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेगी, जिसके भी जो प्रदेश के अगले चुनाव आने वाले हैं कुछ प्रदेशों में, तो उसका भी उसका असर दिखे। बिल्कुल ठीक कहा आलोक जी। अब देखिए, विभागों का बंटवारा भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, लिस्ट सामने आ गई है और उसके साथ साथ जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम फैसले दो लिए हैं। अब देखिए, दोनों ही अहम रोल अपना निभाते हैं, चाहे आप किसानों की बात कर ले, चाहे महिलाओं की बात कर ले। और इन्हीं दोनों के पक्ष में जो हम देख रहे हैं, पीएम आवास, जो नए घर बनाने की बात की गई है, 3 करोड़ नए घर और दिए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत। इसके साथ साथ किसान सम्मान निधि को लेकर जो उन्होंने फाइल पर साइन किया है, काफी अहम तौर पर इसको देखा जा रहा है। प्रखर श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। प्रखर जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। प्रखर जी, आपके पास मैं सीधा आना चाहूंगी और आपसे इस पर एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तो अहम फैसले आज लिए हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये वाकई में पहले दिन में वो अहम फैसले के रूप में आप देख पा रहे हैं, किसानों को लेकर और नए आवास जो बनाए गए हैं, नए आवास बनाने की बात की गई है, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, इसको लेकर? प्रकाश श्रीवास्तव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? प्रकाश जी से शायद हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, कुछ तकनीकी समस्या है। वेद प्रकाश जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। अब देखिए, विभागों का बंटवारा तो यहाँ पर हो गया है, जिस तरह से अब नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। जो बड़े अहम मंत्रालयों की यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, वो मंत्रालय तो कहीं ना कहीं वैसे ही बरकरार है। हम वित्त मंत्री की बात कर ले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हम यहाँ पर बात कर ले, या फिर अमित शाह जिन्हें गृह मंत्रालय दिया गया है, तो ये जो बड़े नाम है वो एज इट इज हैं। लेकिन यहाँ पर जो 100 दिन का एजेंडा तैयार किया गया है वेद प्रकाश शास्त्री जी, उसमें मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी आपकी ओर से बात की गई थी। अभी आप मुस्लिम आरक्षण की जब हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की जो आप बात कर रहे थे वो आप कर पाएंगे, बीजेपी इसमें साकार हो पाएगी? देखिए, ऐसा है कि आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आपको इस बात का अनुभव होना चाहिए कि जो वर्तमान सरकार है वो एनडीए की सरकार है। और एनडीए की सरकार का मतलब ये है कि जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो हमारा एजेंडा तय होगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। चुनाव के दौरान जिन बिंदुओं को उठाया गया या जो बिंदु चर्चा में आए, उन विषयों को हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कितना कारगर तरीके से लागू कर सकते हैं या उन पर कितना हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो है वो साझा सरकार है, मिली जुली सरकार है, तो इसलिए हमें सबके साथ मिलजुल करके काम करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाते हैं और हमारे साथ गठबंधन होता है, तो हमको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करना पड़ता है और उसी व्यवस्था के तहत हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिन मुद्दों पर हमने चुनाव के दौरान चर्चा की है या जिन मुद्दों के आधार पर हमने चुनाव में जनता से आशीर्वाद मांगा है, उन मुद्दों पर काम हो, ये हमारा प्रयास है। ठीक है वेद प्रकाश जी। प्रखर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रखर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
हाँ, पहुंच रही ऋचिका जी। प्रखर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दो अहम फैसले लिए हैं। किसानों को लेकर पहली फाइल उन्होंने साइन की और उसके साथ साथ 3 करोड़ नए घर बनाने का उन्होंने भी यहाँ पर जो फैसला है वो ले लिया है। कैसे इन दोनों फैसलों को देख रहे हैं? क्या पहले दिन में ये जो दो फैसले लिए गए हैं ये वाकई अहम फैसले हैं? किस तरह से देख रहे हैं आप इन दोनों फैसलों को? ऋषिका जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार। ऋषिका जी, देखिए, मैं आपके सम्मानित डिबेट पे कई बार बैठा हूँ और मैं शुरू से एक बार कहता रहा कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है ना, और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जिस प्रकार की इस देश के अंदर राजनीति कर रही है, प्रखर जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है। आप तक आवाज पहुंच रही है? अब आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को दोहराइए। ऋषिका जी, मैं आपके सम्मानित डिबेट पे कई बार बैठा हूँ और मैंने एक बार बात लगातार कही कि भारतीय जनता पार्टी और ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस राजनीति को ये अपना रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये शुरू से लेकर आखिरी तक ये भाजपा का सिर्फ एक प्रोपेगेंडा रहा कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, सिख को ईसाई से लड़ाना, अगले को पिछड़े से लड़ाना, इनका यही राजनीति का धंधा था। मगर 2024 के परिणाम आते ही भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये समझ चुके हैं कि इस देश के अंदर ये देश हिंदू मुसलमान झगड़े से नहीं चलेगा, ये देश अगले पिछड़े को झगड़ाने, लड़ाई लगाने से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा काम की राजनीति से। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी ने काम की राजनीति को लेकर हम जनता के बीच में गए और आपके सम्मानित डिबेट पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मुझे इनके व्यक्तित्व संक्षेप है, ये कई बार मेरे साथ डिबेटों में बैठ चुके, कभी ये वरिष्ठ पत्रकार के स्वरूप बैठ जाते हैं, कभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं। मुझे इनके उस पर संक्षेप है कि ये असल में इनकी ये जो है ये है क्या। ठीक है, वेद प्रकाश जी जवाब दीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रखर जी, हमारे यहाँ तो वो बीजेपी प्रवक्ता बनकर ही बैठे हैं। अब देखिए, आप दो बातें यहाँ पर मत कीजिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे यहाँ, मेरे पास प्रमाण है, मैं अभी आपके सम्मानित डिबेट पे बैठ भी सकता हूँ। ये मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार बन के बैठे हुए हैं आज आपके सम्मानित डिबेट पर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे, ये वरिष्ठ पत्रकार बन के बैठे थे मेरे साथ डिबेट पे। और ये जो और देखिए, मैं आपकी डिबेट को, सम्मानित डिबेट को डिरेल नहीं करूंगा। मैं आपके सम्मानित दर्शकों को बताना चाह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन के बैठा हुआ है वो उसका चेहरा दो तरफा चेहरा है। और आपकी रही बात आपके सवाल की, देखिए 3 करोड़ इन्होंने जो मकान आवंटित करने का फैसला लिया है, ये सराहनीय फैसला है। और जो किसानों को, देखिए इन्होंने 750 किसान को शहीद करा है। अब ये 750 किसान ने इनको पंजाब इन्होंने दिल्ली घुसने नहीं दिया था किसानों को, 750 किसान शहीद हुए थे और इनको पंजाब के किसानों ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को घुसने का काम नहीं दिया। तो अब इनको किसान को तो लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, और ये सरकार कितने महीने चलनी है ये देखने का विषय होगा और ये देखना आपके लिए और हमारे हम आपके दर्शकों के लिए और हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये कितने समय तक चलती है ये। ठीक है प्रकाश श्रीवास्तव जी, वेद प्रकाश जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी दो मुंही बातें करती है, दो चेहरे बीजेपी के। इसी के साथ साथ उन्होंने किसानों की जो फाइल पर आज साइन किया गया है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि पंजाब में और हरियाणा में जो दुर्दशा बीजेपी की हुई है किसान के मुद्दे को लेकर, साथ साथ दिल्ली में भी, उसी की वजह से किसानों को साथ लेकर अब चलना पड़ता है। वेद प्रकाश जी, देखिए ऐसा है कि जो प्रखर जी हमारे कह रहे हैं, देखिए उनको तो विरोध करने का पूरा अधिकार है, वो मुख्य विपक्षी दल हैं, तो उनको तो अपना विरोध करने के जो उनकी अपनी स्टाइल है उस तरीके से वो विरोध करेंगे। लेकिन हमारी जो अपनी मान्यता है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों का अपमान हो, उनका असम्मान हो, उनका अहित हो, या उन्हें उनके फसल का मूल्य न मिले या गरीबों को घर न मिले, ऐसा संभव नहीं है।
अब ये है कि हम ये जरूर चाहेंगे कि अभी सरकार का गठन हुआ है तो हमारे विपक्ष के साथी हैं वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें और जहां कहीं देश के विकास से जुड़ा हुआ मामला हो वहां उन्हें सरकार का सहयोग करना चाहिए और अगर सरकार कोई गलत नीति अपना रही है या कोई गलत निर्णय ले रही है तो उनको उसका विरोध करने का और उस पर सरकार को आगाह करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं, आपने पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में जो किसानों ने विरोध किया उस पर कुछ नहीं कहा वेद प्रकाश जी। कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा की जब हम बात करते हैं, किसान आंदोलन एक बहुत अहम मुद्दा रहा है आपके लिए और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। मैं आपको बताऊं, जब 2014 में हम सबसे पहले चुनाव मैदान लोकसभा के आए और उस समय जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया उसमें हमने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, जिसके अधिकांश जो अंश थे वो हम लागू कर चुके हैं। कुछ मामलों पर सरकार के और किसानों के साथ बैठकें चल रही हैं, उनको हम इस अपने कार्यकाल के दौरान निश्चित रूप से लागू करेंगे और किसान जो मांग कर रहे हैं उनको पूरा करने का पूरा भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य पूरा होगा और किसानों को उनका हक मिलेगा। उनको फसल की जो एमएसपी की गारंटी की बात चल रही है उस पर भी काम चल रहा है, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है वेद प्रकाश जी। आलोक त्रिपाठी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आलोक जी, जिस तरह से अब हम लगातार ये सारी चीजें जो देख रहे हैं, आप देखिए स्पेशल 71 की हम क्योंकि बात कर रहे थे, 71 मंत्रियों ने शपथ ली और उसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं विभागों का बंटवारा हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गुटों में हम देख रहे हैं कि नाराजगी भी है। चाहे अब वो महाराष्ट्र के एनसीपी गुट को लेकर हम बात कर लें तो महाराष्ट्र में अब देखिए विधानसभा चुनाव भी होने हैं साल के आखिरी में। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य जहां पर चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए कमबैक करना बेहद मुश्किल है। आलोक जी। जी बिल्कुल, देखिए जिन कई प्रदेश ऐसे हैं जहां चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का अब जो लोकसभा चुनाव में सरकार की बनाने के बाद अब अगला लक्ष्य उन प्रदेशों में सरकार बनाना है, खासकर महाराष्ट्र है, पंजाब है। तो ये सब ऐसे प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी अगर है भी तो बड़ी स्थिति अजीब है वहां पे। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए हैं, महाराष्ट्र के, पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं है, तो उन प्रदेशों में कैसे हम अपना परफॉर्मेंस अच्छा करें, कैसे वहां के जो लोग हैं, मतदाता हैं, उनमें अपने प्रति लोगों का रुझान बढ़ाएं। तो जो मुझे जो लगता है कि जिस तरह से आज उन्होंने जो घोषणाएं की पहली बैठक में सरकार बनने के बाद, तो चूंकि पंजाब हो, हरियाणा हो, ये पूरा बेल्ट जो है किसानों का बहुत बड़ा एक समूह है वहां पे, और जो पिछले काफी वर्षों से अगर कह लें तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के आंदोलन करता आया है, काफी लंबा आंदोलन किया है, और वह भारतीय जनता पार्टी के वो आक्रोश भी है उनको लेकर के। तो ये सब चीजें हैं, तो शायद मुझे लगता है कि भारतीय इस तरह की सरकार ने पहल की और सबसे पहले किसानों को ही खुश करने का प्रयास किया। उनको लगे कि उनके जो सरकार आई है वो उनकी अपनी है सरकार, और ये उसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिले। तो ये रणनीति हो सकती है, कोई भी सरकार हो वो अपनी रणनीति बनाती है सरकार जनता के बीच जाने के लिए पहले, तो ये रणनीति हो सकती है। और दूसरा, सरकार है, जो भी सरकारें आती है वो विकास कार्य करती है, चाहे जो सी सरकार हो। ठीक कह रहे हैं। जो आज किसानों के पहले मुद्दे पर बातचीत की गई है पहली मीटिंग में, आलोक जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि अब देखिए जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ये भी कह सकते हैं कि ये रणनीति के तहत भी किया जा सकता है, क्योंकि अब चुनाव है, उस पर फोकस करना भी जरूरी है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी भी जुड़ चुकी है। हिमानी जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। नमस्कार हिमानी जी, मोदी कैबिनेट ने जो 2 अहम फैसले आज लिए हैं उसे किस तरह से देख रही हैं? वाकई वो इतने अहम थे जो आज पहले दिन में लिए गए हैं, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना तो बनता था हिमानी जी आपकी तरफ से, विपक्ष की ओर से किसी ने भी बधाई तक नहीं दी प्रधानमंत्री जी को। किस चीज की बधाई? 160 सीटें जो दावा किया जा रहा था उससे कम आने की बधाई, या जो व्यक्ति खुद को एक राजा के रूप में देखता था, जो एक व्यक्ति अपने आप को भगवान बनाने पे तुला हुआ था, उसको जनता ने लोकतंत्र की और जनता की ताकत दिखा दी, उस चीज की बधाई। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज पहले आप देखती थी, उनको यूज करते थे कि वो एक सिंहासन के रूप में अपने किसी को
आने नहीं देते थे। अभी वो जिस तरह की उनकी आप देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, भाषा बदल गई है उनकी। तो ये कोई मोदी सरकार नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को इस चीज की बधाई दी जाए। ये जो बैसाखियों वाली एनडीए की सरकार है, और बधाई जैसा कोई काम ऐसा उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नहीं किया। और जिस तरह की प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने, लोकसभा हिमानी चुनाव जी, के दौरान बाकी देशों से भाषा की लोग उन्हें मर्यादा बधाई पहुंचा रहे और हैं। व्यवहार की मर्यादा आज तक ठीक है, हिमानी भारतवर्ष जी। के इतिहास में क्या विश्व के इतिहास में भी एक दुर्लभ नमूने के रूप में वो उभरे थे। उन्होंने जिस तरह से अपनी गरिमा खोने का काम किया और जिस तरह की स्तरहीन भाषा का प्रयोग किया, उसमें किस तरह की बधाई की आप अपेक्षा रखती है? मैं वही आपसे बोल रही हूँ, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है नरेंद्र मोदी जी ने, बाकी देशों से उनको बधाई आई है, तो अपने देश से बधाई मिलना तो बनता था ना। वहां पर ना सोनिया गांधी पहुंची, ना राहुल गांधी पहुंचे। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि जिस तरह की मर्यादा उन्होंने पार की है लोकसभा चुनाव के दौरान, जिस तरह लेकिन भाषा कहीं ना की कहीं जनता ने चुना तो उन्हीं को देखने है को ना। मिली है, लेकिन कहीं ना तो वो कहीं किस जनता तरह ने के चुना तो सम्मान उन्हीं की को और है। बधाई की अपेक्षा रख रहे हैं? जी ठीक है, और मैंने आपसे एक सवाल और किया था, मोदी कैबिनेट ने जो आज 2 फैसले लिए हैं, उन्हें कैसे देख रही हैं आप? किसान सम्मान निधि को लेकर और पीएम आवास योजना को लेकर। कि जनता में एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार काम पे लग गई, लेकिन सभी लोग टीवी देखते हैं आजकल। संचार क्रांति बहुत आगे है, आपके सबके हमारे हाथ में मोबाइल भी होते हैं। सब लोग हर चीज से हर एक हरकत से अपडेट रहते हैं। पहले की तरह आधा घंटे का दूरदर्शन का बुलेटिन नहीं आता है कि सिर्फ लिमिटेड खबरें हम सबको मिले। हम सब देख रहे हैं कि ये बैसाखियों पर चलने वाली सरकार है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप पुराना अटल बिहारी वाजपेयी जी का एग्जाम्पल देखेंगे, जब उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी तो वो गठबंधन की सरकार सिर्फ घोटालों और शर्तों को ढकने में ही निकल गई थी, उनसे कोई काम नहीं हो पाया था। तो ये सिर्फ एक जनता को एक छलावा देने की कोशिश की है कि हम काम कर रहे हैं, वरना देखिएगा कि ये गठबंधन की सरकार सिर्फ शर्तें पूरी करती रहेगी और मनाने और उठने में ही लगी रहेगी। क्योंकि अभी आप कुछ दिन 2 दिन में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जैसे आप देखिए जब कोई बच्चा गलती करता है हम उसे शाबाश बोलते हैं, पर वो शाबाश जिस तरह का व्यंग्यात्मक होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी काम के लिए शाबाशी दी गई है, आप ये शरारत दोबारा कर सकते हैं। उसी तरह की बॉडी लैंग्वेज उन्होंने योगी जी के कंधे पे हाथ थपथपाते हुए दिखाई। तो ये सब सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, ये सब सिर्फ जनता को बरगलाने की कोशिश है। इस तरह के काम कभी आप देखिए जमीन पे नहीं आएंगे। वैसे 10 साल में उन्होंने ऐसे कौन से काम कर दिए जो आज आते ही कल सरकार बनते ही अगर उन्हें एक्शन लेना ही था तो वो जो आतंकवादी हमला हुआ उसको पर लेते। नीट एग्जाम में जो देश का भविष्य डिप्रेशन में जा रहा है, आत्महत्या की तरफ जा रहा है, उनका भविष्य संकट, उसके ऊपर एक्शन लेते। ठीक है हिमानी जी। वेद प्रकाश जी जवाब दीजिए, नर्सिंग घोटाले को लेकर भी वो बात कर रही है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ज्यादा दिन तक ये सरकार नहीं चल पाएगी, सिर्फ दिखाने के लिए ही जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। देखिए, जो हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता हैं उन्होंने जो बात रखी वो थोड़ा सा असहज सी महसूस इसलिए होती है कि भारत के प्रधानमंत्री को अगर भारत के लोग और मुख्य विपक्षी दल बधाई देना पसंद नहीं करता है तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है वो कितना अहंकार में डूबे हुए हैं। कितना अहंकार उनको इस बात का है कि हम भारत के प्रधानमंत्री को बधाई नहीं देंगे, यानी एक औपचारिकता भी करने को तैयार नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। देश दुनिया में वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, और ऐसे लोगों से अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि देश के विकास में विपक्ष सकारात्मक भूमिका अदा करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे ज्यादा हम और कांग्रेस से कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस जो स्वयं घोटालों देश के विकास में विपक्ष क्या करेगा उससे पहले ये सोचने वाली बात है कि सत्ता क्या योगदान देगा देश के विकास में। जब देखना चाहिए था, जब इस तरह का एक ऐसा बयान जो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति दे ही नहीं सकता कि मुझे लगता है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को लोकतंत्र में प्रधानमंत्री बनने की क्या बधाई दी जाए? वो तो भगवान समझता है खुद को। जी देखिए, आपकी जो लैंग्वेज है वो इतनी खराब है। ठीक है, लेकिन हिमानी जी यहाँ पर अपने शब्दों की मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखिए, इस तरह के शब्दों का जरा प्रयोग ना कीजिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी का मानसिक संतुलन हिला हुआ है।
मैंने कहा आप इस तरह इतनी का बयान असभ्य दिया और इतनी जैसे कोई अशिष्ट देता हैं है। कि मैंने इस तरह का बयान दिया कि आप इसके बारे में बात करने की ही अकल नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बात क्या की जाए? आपसे क्या बात की जाए और आपसे क्या बहस की जाए? आपको तो बात करने का तरीका ही ठीक नहीं है। अगर हम अभी सोनिया जी के लिए और राहुल गांधी के लिए आपको खड़ा करके बात करना शुरू कर दें तो क्या अच्छा लगेगा? लेकिन ये हमारी मर्यादा में नहीं है। ये आप लोग इतने अमर्यादित ठीक है। लोग कि ठीक जब है, वेद प्रकाश जी, मैं प्रधानमंत्री को आपके आप पास सम्मानित लौटूंगी। भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से बात करना ही व्यर्थ है। ठीक है वेद प्रकाश जी। आलोक त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से देखिए आज दो अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन 100 दिन के एजेंडे की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप इस 100 दिन में जो एजेंडा बनाया गया है बीजेपी की ओर से, उनमें क्या बड़े फैसले होते हुए देख रहे हैं? क्या यूसीसी को लेकर, सीएए को लेकर कोई बातचीत की जाएगी? क्योंकि ये पहले से रणनीति में था और ये एक मुद्दा बनाया गया था, और यूसीसी को लेकर तमाम चर्चाएं अभी भी है। क्या लग रहा है 100 दिन का एजेंडा क्या होने वाला है? देखिए इसका जी अभी तक की जो सरकार बन के आई है जिस तरह से, तो अभी जो पहले लग रहा था, जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी ने कार्यकाल रहा, जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई, तो जिस तरह से उनका अपना एक एजेंडा होता था, मोदी एजेंडा कहलाता था, लोग कहते थे कि मोदी जी का ये अपना एजेंडा है। तो इस बार वो चीज तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ एक मोदी जी का एक अपना कार्यकाल है, अपना काम करने का तरीका है, तो एक वो पूरा एक जो योजनाएं हैं जो उन्होंने जनता से वादे किए थे, उनको बना करके उनको पूरा करेंगे। और खास बात यह है कि जिस तरह से जो चाहे यूसीसी का मामला हो, चाहे मुस्लिम आरक्षण का मामला हो, तो ये जो मामले हैं या जो एक और जो 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जिनकी गणना करने की बात हो रही थी कि जो है, तो ये सब चीजें हैं, इसको मुझे लगता है कि अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, अभी इनको थोड़ा सा समय देंगे। और पहले जो किसान वाला मामला हो, चाहे जो आवास का मामला हो, इस तरह का जनता से जो जुड़े मामले होंगे, जिससे सीधे जनता लाभान्वित हो सकती हो, जनता प्रभावित हो सकती हो, उनको वो महत्व देंगे। और चूंकि कई प्रदेशों में चुनाव भी है, और वो नहीं चाहेंगे कि शुरुआती ही दौर में वो ऐसे निर्णय लें जिससे जो उनके साथ के सहयोगी दल हैं उनके अंदर और उनमें कुछ खटास पैदा हो, और विपक्ष या इंडिया गठबंधन उसका मजाक उड़ाए, या एक मैसेज जाए कि अभी तो शुरुआत में ही इस तरह का विवाद शुरू हुआ। जिस तरह से अभी शपथ ग्रहण में एनसीपी ने अपने को अलग किया, तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज गया कि शुरुआत में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई भी निर्णय लेंगे जिससे उनके जो सहयोगी दल हैं वो विरोध करें। तो अभी इस तरह के जो बड़े निर्णय है, चाहे यूसीसी का हो मामला या जातीय गणना हो, चाहे आपका जो अन्य मामले हो, जो संवेदनशील मामले हैं, उनको वो अभी ठंडे बस्ते में ही रखेंगे। और थोड़े समय बाद जब चीजें ठीक होती चली जाएंगी, उसके बाद हो सकता है उन मामलों को भी वो अमली जमा पहनाने का प्रयास करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलोक जी, क्योंकि हमने एनसीपी की नाराजगी अभी देखी, और कहीं ना कहीं क्योंकि महाराष्ट्र में अब देखिए लोकसभा चुनाव में हमने देखा बीजेपी का प्रदर्शन उतना ठीक नहीं रहा, और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, और ऐसे में कम बैक भी करना है, तो कहीं ना कहीं सबको साथ लेकर तो यहाँ पर चलना ही होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मोदी सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत हो चुकी है, तीसरे टर्म का ऐतिहासिक आगाज हुआ है। दो फैसले जो काफी अहम, किसान सम्मान निधि की फाइल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभालते ही साइन किया, और इसके साथ साथ 3 करोड़ नए घर देने का वादा। 100 दिन का एजेंडा पीएम मोदी का तैयार है। देखना होगा कि इन 100 दिनों में कौन से अहम फैसले मोदी सरकार कैबिनेट लेती है, और कितने लाभदायक वो फैसले जनता के लिए होते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम अंतर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।